अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिजिक्स हाउस। अगर आप फिजिक्स के स्टूडेंट हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस जरूर करें ताकि आने वाली इंफॉर्मेशनल वीडियोस आप तक पहुंच सकें। आज हम करने जा रहे हैं 2012 अक्टूबर नवंबर पेपर 1 वेरिएंट 2 का पार्ट 4। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो है 31। A lamp is rotated at 60 watt on a 240 supply. What is the current in the lamp when used normally? तो करंट हमने फाइंड करना है एंड वी नो द रिलेशन बिटवीन करंट एंड पावर इज I इज इक्वल टू P ओवर V। तो वैल्यूज को पुट करते हैं। पावर हमारे पास 60 है, वोल्टेज 240 है, डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 0.25। तो ए ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 32 देखते हैं। द कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज 16 सेंट पर किलोवाट आवर। What is the cost of using 3 kilowatt heater for 4 hours? तो 3 किलोवाट का हीटर है, 4 hours यूज किया जाता है। तो हम देखते हैं कि टोटल एनर्जी कितनी यूज कर रहा है। तो टोटल एनर्जी फाइंड करने के लिए हम 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, टोटल एनर्जी आ जाएगी। और पर किलोवाट आवर एनर्जी यूज करने का जो रेंट है, जो कॉस्ट है वो 16 सेंट है पर किलोवाट आवर। और हमने अगर 3 मल्टीप्लाई बाय 4 जो एनर्जी आएगी उसकी हमने प्राइस फाइंड करनी है, कॉस्ट फाइंड करनी है, तो हमें उसे 16 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो टोटल कॉस्ट आ जाएगी। तो मीन 3 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 16 जो है टोटल कॉस्ट आएगी। तो आंसर सी करेक्ट होगा जिसमें है 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई बाय 16। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। 2 पैरेलल वायर्स कैरी करंट इन अपोजिट डायरेक्शन। 3 प्लॉटिंग कंपासेस आर प्लेस्ड इन द पोजीशन शोन। The current in both wires are reversed. How many compass needles change direction? Ignoring the effect of earth magnetic field. कंपास की डायरेक्शन हमने फाइंड करनी है कि किस तरह चेंज हो जाएगी। तो अगर यहाँ पर अपवर्ड डायरेक्शन है वायर में, तो मैं इसको सर्कल से शो कर देता हूँ कि इसकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है। तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कुछ इस तरह है, सर्कुलर, अकॉर्डिंग टू राइट हैंड रूल, जो कि यहाँ पर दोनों कंपास के एरो से भी शो की जा रही है। ऑन द अदर हैंड यहाँ पर जो डाउनवर्ड डायरेक्शन है करंट की, तो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू राइट हैंड रूल जो फील्ड बनेगी वो कुछ इस तरह बनेगी। यहाँ पर जो मिडल कंपास है का एरो है वो दोनों की मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को शो कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर दोनों की मैग्नेटिक फील्ड इन द सेम डायरेक्शन है। अब हम इन वायर्स में करंट की डायरेक्शन को चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पर मैं करंट की डायरेक्शन शो कर देता हूँ। अब जो करंट की डायरेक्शन वो डाउनवर्ड है और यहाँ पर जो करंट की डायरेक्शन वो अपवर्ड है, जो पर्पल कलर में शो कर दी गई है। तो अब इसकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन मैं पर्पल कलर में बनाता हूँ। अगर करंट की डायरेक्शन डाउनवर्ड है तो अकॉर्डिंग टू राइट हैंड रूल यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो अपोजिट हो जाएगी, कुछ इस डायरेक्शन में। तो यहाँ पर देखें जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो अपोजिट होगी। तो यहाँ पर जो मिडिल में कंपास का एरो है वो अपनी डायरेक्शन को चेंज कर लेगा, ठीक है। और जो साइड पर एरो है वो भी अपनी डायरेक्शन को चेंज कर लेगा, अपोजिट डायरेक्शन में, रिवर्स डायरेक्शन में हो जाएंगे दोनों। अब ये जो राइट वायर है इसके मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को स्टडी करते हैं, तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू राइट हैंड रूल इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड होगी उसकी डायरेक्शन कुछ इस तरह होगी। तो यहाँ पर देखें जो मिडल में दोनों मैग्नेटिक फील्ड आपस में मिल रही है तो सेम डायरेक्शन में होगी। तो ये जो मिडल कंपास है इसको एरो जो है अपनी डायरेक्शन को चेंज कर लेगा, और जो यहाँ पर साइड एरो है वो भी अपनी डायरेक्शन को अपोजिट कर लेगा। तो जो तीनों कंपास है अपनी डायरेक्शन को अपोजिट कर लेंगे अगर हम वायर में करंट की डायरेक्शन को अपोजिट करेंगे। तो 3 ऑप्शन होगा राइट, डी ऑप्शन जिसमें 3 है। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। विच सिंगल कॉइल मोटर हैज द लार्जेस्ट टर्निंग इफेक्ट। लार्जेस्ट टर्निंग इफेक्ट हमें फाइंड करना है। तो वी नो दैट करंट डिपेंड करता है टर्निंग इफेक्ट पर। जितना ज्यादा करंट होगा उतनी ज्यादा टर्न होगी कॉइल, उतनी ज्यादा रोटेशन प्रोड्यूस होगी। तो ज्यादा करंट बी ऑप्शन और डी ऑप्शन में, ठीक है। हम सेकंड ऑप्शन की तरफ मूव करते हैं, उसमें स्टडी करते हैं नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल। तो जितने ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स होंगे उतना ज्यादा रोटेशन प्रोड्यूस होगी, उतना ज्यादा टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस होगा। तो नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा बी पार्ट में और डी पार्ट में ही है। तो यानी कि बी और डी में से कोई एक करेक्ट है। लास्ट ऑप्शन को तरफ देखते हैं, आयरन कोर, इससे हमें कंफर्म हो जाएगा। आयरन कोर हमें पता है कि रेजिस्टेंस को डिक्रीज करती है, और अगर आयरन कोर मौजूद होगी इट्स मीन उसमें टर्निंग इफेक्ट ज्यादा प्रोड्यूस होगा। तो
यस, डी ऑप्शन में आयरन कोर प्रेजेंट है, बी ऑप्शन में आयरन कोर नहीं है, तो डी ऑप्शन करेक्ट होगा। MCQ 35 देखते हैं। A magnet is moved toward a coil of insulated wire. A voltmeter connected across the coil show a positive reading. What produce a higher reading of the voltmeter? तो वोल्टमीटर हाई रीडिंग कब प्रोड्यूस करेगा? जब EMF ज्यादा इंड्यूस्ड होगी। अब EMF किसी कॉइल में कब ज्यादा इंड्यूस होती है? जब उसमें चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा हो, यानी मैग्नेटिक फील्ड फास्टली चेंज हो रही हो। तो हम देखते हैं कौन सा फैक्टर मैग्नेटिक फील्ड को फास्टली चेंज करेगा। तो ये ऑप्शन है मूविंग द मैग्नेट अवे फ्रॉम द कॉइल एट द सेम स्पीड। सेम स्पीड से कॉइल को अवे मूव करें या टुवर्ड्स कॉइल मूव करें, उससे मैग्नेटिक फील्ड की जो चेंजिंग स्पीड है वो तेज नहीं होगी, यानी चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड सेम रहेगा, तो उससे EMF पर कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो ये करंट को या वोल्टेज को इंक्रीज या डिक्रीज नहीं करेगा। बी फैक्टर देखते हैं, मूविंग द मैग्नेट अवे फ्रॉम द कॉइल एट द स्लोअर स्पीड। अगर आप मैग्नेट को स्लोअर स्पीड से मूव करेंगे, इट्स मीन चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड भी स्लो हो जाएगा, तो आपका जो EMF है वो डिक्रीज हो जाएगी, इंक्रीज होने की बजाय। तो हमने इंक्रीजिंग फैक्टर देखना है। तो सी ऑप्शन देखते हैं, मूविंग द मैग्नेट टुवर्ड्स अ कॉइल एट फास्टर स्पीड। यस, अगर हम मैग्नेट को फास्टर स्पीड से मूव करेंगे तो चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो जाएगा, तो EMF भी ज्यादा इंड्यूस होगी, तो सी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 36 है, द डायग्राम शोज द आउटपुट ऑफ एन AC जनरेटर एज डिस्प्ले ऑन अ कैथोड रे ऑसिलोस्कोप। द हॉरिजॉन्टल स्केल इज 5 ms per centimeter। इट्स मीन ये जो हॉरिजॉन्टल स्केल हमने यहाँ पर डिफाइन किया है, इट्स का 1 सेंटीमीटर में जो टाइम है वो 5 मिलीसेकेंड है। यहाँ पर लिख देता हूँ 5 मिलीसेकेंड। व्हाट इज द टाइम फॉर 1 कंप्लीट रोटेशन ऑफ द कॉइल ऑफ द जनरेटर? तो 1 कंप्लीट रोटेशन का मीन है कि 1 कंप्लीट वेव फॉर्म हो रही है, बिकॉज कॉइल की 1 रोटेशन 1 AC साइकिल प्रोड्यूस करती है, और 1 AC साइकिल में हाफ पॉजिटिव साइकिल होता है और हाफ नेगेटिव साइकिल होता है। इट्स मीन 1 रोटेशन यहाँ पर कंप्लीट हो रही है। तो हमें देखना है कि यहाँ तक पहुंचने में कितना टाइम रिक्वायर्ड है। तो देखिए कितने यूनिट सेल पास हुए, 1 यूनिट सेल, 2 यूनिट सेल, 3 यूनिट सेल एंड 4। टोटल 4 यूनिट सेल में ये वेव फॉर्म हो रही है। इसमें 4 यूनिट सेल का टाइम हमने फाइंड करना है, तो 4 मल्टीप्लाई बाय टाइम ऑफ 1 यूनिट सेल जो कि 5 है, तो 4 मल्टीप्लाई 5 20 मिलीसेकंड। इट्स मीन कि 20 मिलीसेकंड में 1 वेव फॉर्म हो रही है, तो सी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं, द ट्रेस ऑफ अ वेवफॉर्म इज सीन ऑन द स्क्रीन ऑफ कैथोड रे ऑसिलोस्कोप। ओके, व्हिच स्टेटमेंट अबाउट द कंट्रोल इज करेक्ट? यहाँ पर कंट्रोल के बारे में करेक्ट स्टेटमेंट देखनी है। ए ऑप्शन है, द एम्पलीट्यूड ऑफ द ट्रेस इज चेंज्ड बाय एडजस्टिंग द टाइम बेस। अब टाइम बेस को चेंज करने से क्या एम्पलीट्यूड पर कोई इफेक्ट होगा? तो पहले देखते हैं एम्पलीट्यूड होता क्या है। एम्पलीट्यूड होता है मीन पोजीशन से वेव का मैक्सिमम डिस्टेंस ये, और जो टाइम बेस है वो होती है एक्स एक्सिस पर यहाँ पर। तो टाइम बेस चेंज करने से वर्टिकल एक्सिस पर कोई इफेक्ट नहीं होगा, तो ए ऑप्शन करेक्ट नहीं है। बी ऑप्शन देखते हैं, द एम्पलीट्यूड ऑफ द ट्रेस इज चेंज्ड बाय एडजस्टिंग द वर्टिकल गेन। यस, अगर हम वर्टिकल गेन जो है उसको इंक्रीज कर दें तो इसका एम्पलीट्यूड, क्योंकि गेन इंक्रीज हो जाएगी तो एम्पलीट्यूड भी इंक्रीज हो जाएगा, तो इट्स मीन एम्पलीट्यूड जो है वो वर्टिकल गेन पर डिपेंड करता है, तो बी ऑप्शन करेक्ट होगा। MCQ 38 देखते हैं, हाउ मेनी प्रोटॉन्स आर इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम ऑफ रेडियम 88-226। तो वी नो दैट यहाँ पर 88 है ये एटॉमिक नंबर है, इसे हम प्रोटॉन नंबर भी कहते हैं, तो यानी कि 88 प्रोटॉन्स ही हैं, तो 88 प्रोटॉन्स के नंबर हैं। ए ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ चलते हैं। द डायग्राम शोज द रेडियोएक्टिव एमिशन दैट पास through a piece of plastic and a piece of metal of the same thickness. Okay, which type of radioactive emission can distinguish between the plastic and the metal? हमें देखना है कौन सा रेडिएशन प्लास्टिक और मेटल को डिस्टिंग्विश कर रही है। तो अल्फा रेडिएशन प्लास्टिक में से पास नहीं हो रही और मेटल में से भी पास नहीं हो रही। इट्स मीन अल्फा रेडिएशंस दोनों को डिस्टिंग्विश नहीं कर सकती, तो हमें फर्क नहीं बता सकती कि प्लास्टिक शीट कौन सी है और मेटल शीट कौन सी है। बीटा पार्टिकल्स को देखते हैं, बीटा रेडिएशंस प्लास्टिक शीट को इजीली पास आउट कर रही है पर मेटल शीट को पास आउट नहीं कर रही। इट्स मीन जो बीटा रेडिएशंस हैं वो प्लास्टिक और मेटल शीट में डिस्टिंग्विश कर सकती हैं और हमें बता सकती हैं कि मेटल की शीट कौन सी है और प्लास्टिक की शीट कौन सी है, तो बीटा ही करेक्ट आंसर होगा। तो आंसर देखते हैं, अल्फा बीटा एंड गैमा, अल्फा ओनली बीटा ओनली, यस सी ऑप्शन बीटा ओनली। Last MCQ is the background count rate in a laboratory is 10 counts per minute. The measuring count rate from a radioactive source is for 10 counts per minute, which includes the background.
the half life of the source is 5 days, what is the measured count rate after 15 days? तो अब देखें हमारे पास काउंट रेट आ रहा है 410 है और इसमें जो 10 काउंट रेट है वो बैकग्राउंड रेडिएशंस का, तो जो ओरिजिनल काउंट रेट होगा उसे मैं n लिख लेता हूं, वो कितना होगा, यानी कि जो रेडिएशंस का वो 400 होगा, क्योंकि हमने इसमें 10 जो बैकग्राउंड रेडिएशन का काउंट रेट है वो सब्ट्रैक्ट कर देना है। और इस सब्सटेंस की हाफ लाइफ 5 डेज है और हमने इसे 15 डेज के लिए एग्जामिन किया है, तो नंबर ऑफ हाफ लाइफ कितनी पास हुई, तो हमने वो फाइंड करने के लिए टोटल टाइम 15 डेज को टाइम ऑफ हाफ लाइफ से डिवाइड करेंगे, यानी 15 डिवाइडेड बाय 5 करेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा नंबर ऑफ हाफ लाइफ, यानी कितनी हाफ लाइफ पास हुई है। तो हाफ लाइफ पास हुई है 3, तो स्मॉल n जो है वो 3 आ जाएगा, इट्स मीन 3 हाफ लाइफ पास हुई है। तो हमने देखने के आफ्टर 3 हाफ लाइफ ये काउंट रेट कितना हो जाएगा। तो आफ्टर फर्स्ट हाफ लाइफ वी नो दैट हर हाफ लाइफ पास होने के बाद काउंट रेट हाफ हो जाता है, तो अगर इनिशियली काउंट रेट 400 है तो फर्स्ट हाफ लाइफ के बाद 200 हो जाएगा। अब सेकेंड हाफ लाइफ के बाद सेम प्रोसेस अगेन होगा, पहले आपके पास काउंट रेट 200 है तो सेकेंड हाफ लाइफ के बाद ये 200 का अगेन हाफ हो जाएगा, जो कि होगा 100 काउंट्स पर मिनट। और थर्ड हाफ लाइफ के बाद कितना काउंट रेट रह जाएगा, 100 का फर्दर हाफ हो जाएगा, तो 100 का हाफ हो जाएगा 50। इट्स मीन 3 हाफ लाइफ पास होने के बाद आपके पास फाइनल काउंट रेट है वो 50 है ओरिजिनल सब्सटेंस का। बट 10 काउंट रेट पर मिनट जो है 10 काउंट्स पर मिनट बैकग्राउंड रेडिएशन भी प्रेजेंट है। तो अगर हमने फाइनल काउंट रेट जो हमारा आएगा, जो फाइनल रेटिंग आएगी काउंट्स की, वो हमारे पास फाइंड करनी है, तो हमें 15 में 10 दोबारा ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि बैकग्राउंड रेडिएशन प्रेजेंट ऑलवेज। तो 50 प्लस 10 हमारे पास हो जाएगा 60, तो सी पार्ट करेक्ट होगा। ओके बच्चों, इस रिलेटेड किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो, तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट लेक्चर के साथ। खुदा हाफिज।